हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की इस क्लास के अंतर्गत हमारी जो चर्चा हो चुकी है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.3 को हम यहाँ पर जो है छोड़ेंगे, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से एक्सरसाइज 2.3 हमारा जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, रैखिक समीकरण क्या है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास x की अधिकतम घात 1 है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है, तो x+1 हो गया, x+5 हो गया, x ये भी चर राशि रैखिक है, और ये y, इसमें y की घात 1 है तो ये भी रैखिक है, यहाँ z की घात 1 है तो ये भी रैखिक समीकरण है। तो इन सबको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। अब बात आती है चर राशियाँ किन्हें कहते हैं। जैसे x, y, z, ये सारी राशियाँ क्या कहलाती है स्टूडेंट? ये कहलाती हैं चर राशियाँ। ठीक है, इनको कहते हैं चर राशियाँ। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके अलावा अचर राशियाँ क्या होती हैं? अचर राशियाँ 1, 2, 3 संख्याएं सारी क्या होती हैं? अचर राशियाँ होती हैं, जिनका मान कभी बदलता नहीं है, इनका मान फिक्स रहता है, तो इनको कहा जाता है अचर राशियाँ। ठीक है। अब मानक रैखिक समीकरण, देखो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त करना है, तो मानक रैखिक समीकरण जो होता है वो ax + by + c = 0, इस रूप में मानक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, और यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे कि रैखिक समीकरण प्राप्त कैसे किया जाता है। तो मेन पॉइंट आपको फिर से रिवाइज करा दिए गए हैं। यहाँ से ये वाला हिस्सा आपने सब पढ़ चुके हो पहले ही, केवल ये वाला हिस्सा हमको सीखना था कि मानक रैखिक समीकरण होता है ax + by + c = 0 होता है मानक रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन। 3.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि रैखिक समीकरण बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 3.1 में कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम केवल बीजगणितीय रूप बनाना सीखेंगे, यानी कि पहले इक्वेशन बनाना सीखा जाएगा, तब हम इसका ग्राफी रूप में सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है ना, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए इसमें हम डिस्कशन करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें दो करेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना आफताब। आफताब की वर्तमान आयु = x वर्ष। ठीक है, और आफताब की वर्तमान आयु तो x वर्ष होगी, और दूसरा है पुत्री की वर्तमान आयु, इसको हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, वर्तमान का मतलब होता है स्टूडेंट जो अभी की आयु है। जैसे आपकी अभी उम्र जो है, अधिकांश 10 में पढ़ने वाले बच्चे की जो उम्र होती है वो 15 साल की होती है, तो 15 और 16 के बीच में आपकी उम्र होगी। तो वैसे ही आफताब की अभी जो उम्र है वो x वर्ष है, और पुत्री की जो अभी उम्र है वो y वर्ष है। ठीक है ना, अब इन्होंने पहले शर्त में क्या कहा है कि आज से 7 वर्ष पूर्व कहा है इन्होंने पहली शर्त में। x - 7 कर देंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि आफताब की उम्र अभी कितनी है? x है, तो x में से 7 माइनस कर देंगे तो पूर्व आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपकी उम्र माना 15 साल है, तो आज से 7 साल पहले, वर्तमान से 7 साल पहले कितना हो जाएगा? 15 में से 7 घटा देंगे। ठीक है ना, तो 8 साल के होंगे आप 7 साल पहले, है नहीं? या 3 साल पहले पूछें तो 3 साल पहले कितने साल के थे आप? 12 साल के थे। तो क्या किया हमने? 15 में से 3 घटा दिया, तभी तो 12 निकला। तो ऐसे ही इसके x में से 7 घटा देंगे, और पुत्री की आयु जो है y में से भी हम 7 घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। तो जो आफताब की उम्र है वो उसके पुत्री की उम्र को 7 से गुणा करने पर उसके बराबर हो जाती है, ये इसका मतलब है। ये आफताब की उम्र होगी 7 साल पहले, ये पुत्री की आयु होगी 7 साल पहले, और पुत्री की आयु को अगर 7 से गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों की उम्र बराबर हो जाती है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 7 =
7y माइनस 7 7 जा 49। इससे हो जाएगा हमारा x, ये 7y को लेफ्ट साइड ले आएगा तो -7y हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा -49, और यहाँ -7 क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इससे हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस कितना बचेगा स्टूडेंट, 49 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y, और इस 42 को जब लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इक्वल टू ना प्लस 42 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारी इस तरीके से क्वेश्चन 1 बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थी पहली शर्त। दूसरी शर्त में उन्होंने कहा है कि अब से, तो सेकंड शर्त में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बाद में, तो 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से। तो 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है प्लस स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद का मतलब क्या होता है प्लस, पश्चात मीन्स बाद होता है, बाद मीन्स प्लस हो गया, और पूर्व मीन्स पहले, तो पूर्व जब आएगा तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद देखो, अभी वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी आफ्ताब की। पुत्री की अभी आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। तो कितने गुनी आयु का हो जाएगा, 3 गुनी आयु का। ठीक है ना, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना ही रह जाएगा, 3 गुनी आयु का रह जाएगा कब, 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, और प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इससे देखें हम, ये 3y और 9 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो x माइनस 3y, और यहाँ पर प्लस 3 आपका पहले से ही था, 9 को भी बाईं ओर ले आते हैं तो इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम दोनों को ही लेफ्ट साइड ले आए स्टूडेंट, ठीक अब की बार। ठीक है, तो x माइनस 3y, यहाँ 3 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 3 में से 9 घटा देंगे तो माइनस का 6 बचेगा, बराबर 0। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बना दिए। अब इसका जो ग्राफी निरूपण है इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। कैसा रूप है स्टूडेंट, ये बन गया हमारा बीजगणितीय रूप, इसको हम कह देंगे बीजगणितीय रूप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। इसका हम ग्राफिकल रूप फिर बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पहले सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे बनती है, बीजगणितीय रूप कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, हमें बीजगणितीय रूप बनाना सीखना है पहले। तो देखिए, कहते हैं कि इसने 2 चीज़ें खरीदी हैं, एक तो खरीदा है बल्ला और दूसरे खरीदे हैं गेंद। ठीक है, तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, देखो जब एक बल्ले का मूल्य पता होगा तो हम जितने बल्ले उसने खरीदे हैं उतने का निकाल सकते हैं। जैसे आप माना कॉपी खरीदो मार्केट से, तो कॉपी जब खरीदो तो आपको एक कॉपी का मूल्य पता है, तो आप जितनी कॉपियाँ खरीदोगे उतने से उसको गुणा कर दोगे। माना 10 खरीदे तो 10 से गुणा कर दोगे। ठीक है ना, तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये हो गया, और एक गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपये स्टूडेंट, y रुपये मान लेंगे। ठीक है, अब प्रथम शर्त देखिए, प्रथम शर्त में क्या क्या होता है कि क्रिकेट टीम का कोच जो है 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता। भाई देखिए, पहले राउंड में उसने क्या किया, 3 बल्ले खरीदे। अब एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 3 बल्ले कितने के होंगे, 3x के हो जाएंगे। देखो, माना आप कहीं से क्रिकेट का बल्ला खरीदते हैं और वो माना उसने बता दिया 600 का है, तो आप 600 का एक बल्ला खरीदोगे तो 3 बल्ले कितने के आएंगे, वैसे ही 1800 के आएंगे। तो आपने क्या किया, 600 को 300 से गुणा कर दिया, 600 को 3 से गुणा कर दिया, तो 600 गुणा 3 यानी कि 1800 रुपये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा। और कितनी गेंदें खरीदी उसने, 6 गेंदें, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y, तो बराबर टोटल कितने रुपये दिए उसने, 3900 रुपये दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है नी, अब यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा, सरलतम रूप क्या बन जाएगा, 3 का भाग सब में जा रहा है, तो यहाँ x, 3 एकम 3 हो गया, खाली x बचेगा, 3 दूना 6 यानी कि 2y बचेगा, और यहाँ पर 3 का भाग देते तो 3 एकम 3, 3 3 9, 0 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तैयार हो गई स्टूडेंट। ठीक है नी, ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं। सेकंड शर्त,
सेकंड शर्त में वो कहते हैं कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो देखो दूसरे राउंड में उसने क्या किया, दूसरे राउंड में उसने केवल एक ही बल्ला खरीदा है और कितनी गेंदें खरीदी, 2 गेंदें, तो 2y हो जाएगा बराबर कितने 100 रुपये दिए उसने, 1300। तो है ना ये मनोरंजक। तो इसका हमारा ज्यामितीय रूप बन गया। तो दूसरी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें एक ही बल्ला खरीदा है तो x रुपये ही लगेगा और 2 गेंदें खरीदे तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 2 गेंद का मूल्य 2y हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, 1300 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पर आपको जो पॉइंट समझ में ना आए उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है और इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो उस पर आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा दे दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान से समझेंगे इसको भी, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, सेब और अंगूर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य, तो 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये और 1 केजी का मतलब होता है किलोग्राम, अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर स्टूडेंट हमने मान लिया y रुपये। ठीक है ना, प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता है। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपये ले लिया हमने, y रुपये, और 1 केजी सेब का मूल्य मान लिया हमने x रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ से समझेंगे। हमारे पास जो है प्रथम शर्त में क्या कहा इन्होंने, देखो जिस चीज़ के बारे में बात कहा जाए उसका छोटी यूनिट ले लेनी है। अब सेब और अंगूर क्या होते हैं, किलोग्राम के हिसाब से मिलते हैं, तो हमें किलोग्राम का मानना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे था बल्ले और गेंद का, तो यहाँ उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बल्ला एक खरीदेगा, है ना, गेंद एक एक, दो दो, चार, 10 कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है ना, तो उनकी क्वांटिटी पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर हमारा जो है 2 केजी सेब और 1 किलोग्राम अंगूर वो 160 रुपये में ख़रीदता है। तो देखो उसने 1 केजी सेब जब x रुपये का है तो वो 2 केजी सेब खरीद रहा है। प्रथम शर्त आप ध्यान से पढ़ेंगे बुक में, तो 2 केजी सेब खरीदता है वो, तो 1 केजी का मूल्य x रुपये, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2x हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या खरीदता है, अंगूर कितना खरीदता है, 1 किलो अंगूर खरीदता है, तो 160 रुपये देता है। तो 1 केजी अंगूर खरीदता है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य तो y रुपये ही है ना, तो y रुपये, तो टोटल मिला के दुकानदार को कितना देगा वो, 160 रुपये देगा, क्योंकि उसने 2 किलो अंगूर खरीदे हैं और 2 किलो सेब खरीदे हैं, 1 किलो अंगूर खरीदे हैं, तो टोटल मिला के 160 रुपये दे रहा है। ठीक है, पहली क्वेश्चन तैयार हो गई। और सेकेंड शर्त में देखिए स्टूडेंट, सेकेंड शर्त में कहता है कि 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर वह 300 रुपये में खरीदता है। तो दूसरे राउंड में क्या करता है, 4 केजी सेब खरीदता है भाई। अब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, और फिर 2 केजी अंगूर खरीदता है और टोटल रुपये देता है 300 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, टोटल कितना देता है, 300 रुपये देता है। तो देखिए अब यहाँ पर 4 केजी सेब खरीदे उसने, क्योंकि सेब का मूल्य x रुपये है तो 4x लिखा है, तो 4 केजी सेब हो गया, और 2 केजी अंगूर हो गया, टोटल मिला के कितना दिया उसने, 300 रुपये दिया। अगर हम इसको सरल रूप में बदलें तो 2 का भाग सब में जा सकता है, तो यहाँ पर जगह 2x, 2 दूना 4 हो गया, 2 एक कम 2 यानी कि खाली यहाँ y रहेगा, और यहाँ 2 का भागा 300 में जाता है कितनी बार, 150 बार, 150 दूना 300। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। इसको हम इक्वेशन सेकंड ना मानते हुए, क्योंकि इसका सरलतम रूप हो सकता है, तो इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे यह हम इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्राफिकल निरूपण हम इसका आगे बताएंगे। आगे जब इक्वेशन बनाना सीख लेंगे ढंग से, फिर उसके बाद आगे की का ग्राफिकल निरूपण इसका समझाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके समझ में आ गए होंगे, तो इक्वेशन बनाना आप इसको इसी प्रकार से करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 पर डिस्कशन करते हैं।
ग्राफी निरूपण में हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ग्राफी निरूपण करना है। अभी हम पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें ग्राफिकल निरूपण नहीं भी है उसमें भी इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तो उसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ही सारे हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित के पहली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। तो पहली बात तो हमें रैखिक समीकरण बनाना है तो 2 चर वाला बनाना है, इसमें ये ध्यान देना है। तो इसलिए 2 चर के हिसाब से करेंगे। अगर हमें 2 चर वाला बाउंड्री शीट नहीं होता तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन 2 चर विधि से हमें करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां कहा गया है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं बराबर x, ठीक है स्टूडेंट। और फिर हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या ठीक है, ये हो गया हमारा y हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रथम शर्त में इन्होंने क्या कहा है, एक विद्यालय के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चे कितने हैं टोटल, विद्यार्थी कितने हैं 10। तो हमारे पास लड़के और लड़कियां मिला के x और y दोनों मिला के कितने होंगे स्टूडेंट, ये होंगे 10 होंगे टोटल, ठीक है। नहीं तो टोटल मिला के कितने हुए, 10 हैं लड़के और लड़कियां मिला के। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, ये वाला स्टेप, ठीक है। सेकंड शर्त ये कहता है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियां जो हैं वो क्या हैं, वो लड़कों की संख्या से कितने अधिक हैं, 4 अधिक हैं, ठीक है ना। जब लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियां और लड़के बराबर हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब देखिए लड़कियां कितनी हैं हमारे पास, x हैं, हमने x मान रखे हैं, और लड़के कितने हैं, y हैं। तो y में कितना जोड़ दो, 4 जोड़ दो। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। और अब इसको हम अगर ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करें, अब भी इसको ग्राफिकल मेथड से इसी को बता देता हूँ। तो ये अगर हम इसको इक्वेशन को देखें तो हमारे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड आ जाएगी y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको भी हम सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम इसको ग्राफी विधि से समझा रहे हैं आपको कि ग्राफी विधि कैसे होती है। पिछले क्वेश्चनों को मैंने इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि उसमें भी हमें इक्वेशन ही बनाना है, फिर ग्राफ सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको क्वेश्चन को पहले समझना होगा, फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड, हमारे पास इक्वेशन दी गई है, पहली इक्वेशन। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू है 10, है ना स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अब अगर हम इससे y को अलग कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। जब हम y को निकालेंगे तो x इधर चले जाएगा, तो 10 माइनस एक्स हो गया। कौन सी इक्वेशन हमारी, समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में x के मान रखकर y का मान, अब y के क्या क्या मान आएंगे देखो। अब हम इसके लिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं, और आपको समझा देते हैं कि क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो। वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है। नहीं x की वैल्यू रखोगे और y की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। इस तरीके से हम इसकी टेबल बना देंगे और फिर आप इसमें जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए कैसे समझना है।
अगर हम देखें यहाँ एक्स का मान रखेंगे तो वाई के मान निकलते रहेंगे। माना हम एक्स का मान रख, यहाँ देखो एक्स के मान, ये हो गया वाई के मान, ठीक है। अब हम एक्स का मान माना हमने 2 रख दिया, क्या रख दिया, एक्स का मान हमने 2 रख दिया, तो वाई कितना आएगा भाई, 10 में से 2 घटेगा ना, 10 माइनस 2, तो कितना आएगा वाई का मान, 8 आएगा। तो ये वाई का मान 8 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान अगर हम 4 रख देते हैं, अगर हमने यहाँ पे 4 रख दिया तो वाई कितना आएगा भाई, 10 में से 4 घट जाए तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। अगर एक्स का मान 6 रख देते हैं तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 10 में से 6 घट गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ज़रूरी नहीं कि हम यही चीज़ें रखें भाई स्टूडेंट, ठीक है, हम और मान भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते हैं, आंसर सभी स्थितियों में सेम आता है इसमें, ठीक है। 6 रखने पे 4 आ गया, फिर उसके बाद एक्स का मान कितना रख देंगे, माना हमने 8 रख दिया। अब 8 रखने पे क्या आ जाएगा, 10 में से 8 घट के कितना बचा स्टूडेंट, 10 में से 8 घट के कितना बचा, 2 बचेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर हम एक्स का मान 10 रख देते हैं तो 10 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर 10 रख देंगे तो 10 में से 10 घट के कितना आ गया, 0 आ जाएगा। हो गई पहली सारणी हमारी तैयार। इसको हम तालिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तालिका, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे ही आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड हम समीकरण, आप लोग इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, आप लोग थोड़ा जगह बना के अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी समीकरण 2 से, अब ये वाला काम आप नीचे को करोगे डायरेक्टली, ठीक है, आपको ऐसे पेज के 2 हिस्से नहीं करने हैं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है फिर पलटने में, इसलिए मैं इसको ऐसे ही यहीं पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहीं पर इसको करूँगा कंप्लीट। तो अब देखिए समीकरण 2 से क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम यहाँ ग्राफ बना लेंगे, तो यहाँ करा देता हूँ इसको, समीकरण 2 से, ठीक है स्टूडेंट, इसको समझिए। अब समीकरण 2 पर चर्चा करते हैं भाई। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, एक्स, देखिए समीकरण 2 ये भी था ये भी था, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 को ही ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो बना रहे हैं हम अभी इसको। या चलिए इसको देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू हम इसको यूज़ कर रहे हैं वाई प्लस 4, इसको भी ले सकते हैं हम, है ना, जैसा भी चाहो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन को। तो देखिए अब हम यहाँ से आप देख रहे होंगे समीकरण से प्राप्त तालिका, अब आप समझेंगे क्या क्या होने वाला है इसमें। तो हम इसमें इसकी भी सारणी बना देते हैं, इस तरीके से, थोड़ा काम स्पष्ट करना है आपको भी। स्केल और इन ये चीज़ें बिल्कुल मैथमेटिक्स के साथ ही होते हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ से खींच दो, जो मना है सो कर दो, ऐसा नहीं करना है, सजावट के साथ काम करना अनिवार्य होता है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएँ रखी गई हैं, और कैसे आपको स्पष्ट काम आपको दिखे और आपकी समझ में आए, इसके लिए कितनी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं आप समझ सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार से अपनी मेहनत को भी करते हैं तो एटलीस्ट आपका मैथमेटिक्स में एक भी नंबर कभी नहीं कट सकता, आप इतना बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू कुछ रखते रहेंगे, सॉरी y इज इक्वल टू रखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमें x इज इक्वल टू ही रखना है, y इज इक्वल टू भी रख सकते हैं भाई। क्वेश्चन एक ही, उसमें दोनों प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब अगर हम x को सेट रखे होते तो इससे y निकलता, ठीक है नहीं। या अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, इससे अगर मैं ये कर दूँ y निकाल दूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट से, y इज इक्वल टू हो जाएगी 4, इधर चले जाएगा x के साथ, y को अलग करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, x के साथ चले जाएगा। तो x से 4 क्या हो, यहाँ प्लस का 4 है तो उसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, ये बन गई क्वेश्चन सेकंड भाई। अब हम x किस बेस पे निकाल सकते हैं, देखो देखिए सबसे पहले हम x का मान कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर x का मान 4 रख देते हैं तो 4 में से 4, x का मान हमने कितना रखना है, 4, देखो जैसे इसमें रखा है वैसे इसमें भी रख दो। x का मान 4 रख देंगे तो 4 में से 4 घटिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का मान अगर हम 6 रख दें, x का मान हमने 6 रख दिया तो 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2।
एक्स का मान अगर हम 8 रख देते हैं तो 8 में से 4 घट जाएगा स्टूडेंट, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर एक्स का मान कितना रख देते हैं, 10, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर तो इनके बीच कोई ऐसा रिलेशन आया नहीं, लेकिन अगर हम बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए हम निकालना चाहें तो वो संख्या आ जाएंगी, और आगे हम इनका ग्राफिक निरूपण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बिंदु आपस में प्रतिच्छेद जरूर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो ये हमारा अभी निकल जाएगा आगे, कहाँ पर वैल्यू निकलेगी इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो संख्याएँ आई हैं हम इनको हम ग्राफ में दर्शाने वाले हैं। तो हमें बनाना है एक्स अक्स और वाई अक्स में हमको ऋणात्मक भी दर्शाना है। ठीक है, और वाई एक्स अक्स में हमारा कहीं भी ऋणात्मक नहीं है, तो डिस्टेंस हम इसी के सेंटीमीटर के बेस पर ले लेते हैं, तब हमारा ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। देखो हमें अधिकतम वैल्यू जो चाहिए वो एक्स अक्स में 10 चाहिए, इधर को तिरछे में, और खड़े में हमें वाई एक्स के लिए तो हमको 8 चाहिए। सबसे पहले तो हम एक्स अक्स ही खींचना पड़ेगा हमको, एक्स अक्स लेने के लिए हमको यहाँ से लेना चाहिए। सेंटीमीटर के बेस पर तो स्टूडेंट यहाँ पर अटकेगा नहीं, इसलिए मैं इसको नए पेज में करा रहा हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर के बेस पे नहीं अटकने वाला, इसलिए हमको इसको यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तब हमारा ग्राफ भी सही बनेगा और आंसर भी सही आएगा। तो देखिए मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर, ये हमारा है 20 और यहाँ है ये 10, तो 10 से लेकर 20 10 का हो गया, ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 का अंतराल हो गया, ये आपका यहाँ से अभी थोड़ा एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, 11 तक। तो देखिए यहाँ पर हमारे पॉइंट हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। ऐसे ही हम खड़े में भी ले लेते हैं, खड़े में भी ले लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया हमारी लाइन। ठीक है, नीचे को भी खींच सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और इधर को भी बना ही लेते हैं इसको। वैसे आप इस अक्ष को भी पूरा बना सकते हैं, पेंसिल से जब बनाओगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष पूरा कंप्लीट, और ये हो जाता है स्टूडेंट वाई अक्ष। ठीक है, ये वाई और वाई डैश, यहाँ पर एक्स डैश और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वही दिक्कत जो मैं समझ रहा था, आपको जिस वजह से मैं वहीं पर बनाना चाह रहा था वही चीज़ें रहेंगी। देखो एक्स अक्ष में हमको 2 2 और वाई अक्ष में 8 को दर्शाना है, पहले राउंड में फर्स्ट पॉइंट है ना, 2 और 8 को। एक्स अक्ष में 2, वाई अक्ष में 8। ठीक, अब देखिए एक्स अक्ष में हमारा 2 है तो यहाँ पर रहेगा। देखो एक्स अक्ष में 2 है तो यहाँ पर आएगा, और वाई एक्स में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहेगा। अब इन दोनों को जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर हमारा पॉइंट बन जाएगा। देखिए मैं इसमें ग्राफ पॉइंट नहीं है हमारे पास ग्राफ का पेज, इसलिए जब इसमें करा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,6। आपने तालिका बनाई होगी तो 4 और 6 है, एक्स अक्ष में 4 और वाई में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारा वाई एक्स में 6, और एक्स अक्ष में आएगा यहाँ से 4। ठीक है स्टूडेंट, 4 और 6 आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे तो 6 और 4 है हमारा।
तीसरा पॉइंट हमारा है 6 और 4। तो अभी एक्स अक्ष में 6 है और वाई अक्ष में है 4, तो यहाँ से हमारा 4 इधर को जाएगा, ठीक है, यहाँ से 4 गया स्टूडेंट, और यहाँ से हमारा 6 चले जाएगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन आपको ग्राफ पेज में स्वतः ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 और 6 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है हमारा, उसके बाद 4 6 और 4 आ गया, फिर उसके बाद 8 और 2 आता है। तो एक्स अक्ष में 8 और वाई अक्ष में 2 आ जाएगा। तो पहले हम 2 को ही जो क्यों ना ड्रॉ कर लें, तो 2 और 8। स्टूडेंट आप जो है स्केच पेन से नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, फिर मिटाने की दिक्कत होती है। मैं बड़ी सावधानी से बना रहा हूँ, इसलिए मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। और लास्ट हमारी जो वैल्यू आती है वो 10,0। तो एक्स अक्ष में हमारा 10 हो गया, वाई अक्ष में हमारा 0 हो गया, यानी कि हमको यहीं पर मिलना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको सबको मिला देना है आपस में, ठीक है। इन सबको मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। बन गई स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन, तो ये इस तरीके से बन जाती है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। इस इक्वेशन का जो नाम है वो है x + y = 10, समीकरण नंबर 1। ये हमारे समीकरण नंबर 1 है, x + y = कितना है 10, ठीक है। ये हमने समीकरण 1 ड्रॉ कर दिया। अब हम समीकरण 2 को ड्रॉ करने वाले हैं। तो समीकरण नंबर 2 में क्या है, 2, -2 है पहले तो, एक्स अक्ष में भी 2 और वाई अक्ष में भी, एक्स अक्ष में 2 वाई अक्ष में 2। देखो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी मैं इसको भी दर्शा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ पर 2, हालांकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसकी ज़रूरत है हमको नीचे को। तो एक्स अक्ष में भी 2 और वाई अक्ष में भी 2। देखो ये हमारा पहला मान है, पहला मान है, तो इसको भी अच्छे से दर्शाना ज़रूरी है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो एक्स में भी 2 इस तरीके से, और यहाँ से हम लाते हैं वाई में भी 2 को, ठीक है। ये वाई एक्स की ऋणात्मक में है, इसलिए ये आपके माइनस होता है ना नीचे को, एक्स वाई एक्स क्लास 9 में आपने ढंग से सीखी हैं चीज़ें। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये मैं यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ तालिका नंबर 2 से, वो 2 और -2, एक्स में 2 वाई में -2। अब एक्स में 4 और वाई में 0, ठीक है, एक्स में 4 और वाई में 0। तो एक्स अक्ष में तो हमारा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और वाई में 0 है तो यहीं पर ही रहेगी, क्योंकि वाई में कहीं जाना ही नहीं है। फिर अगला आ जाएगा एक्स में 6 और वाई में 2। तो एक्स में हमारा 6 हो गया, वाई में 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक्स में 6 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, 6 से ऊपर को गए, और वाई से 2 से इधर को आए, तो यहाँ पर आ गया। अगला हमारा है 6 2 फिर 8 4 है, तो एक्स अक्ष में 8 यहाँ पे है, और वाई अक्ष में कितना है 4। अब ये लाइन थोड़ा ऊपर को बढ़ जाएगी इस तरीके से, और ये लाइन भी इधर से ऐसे आ जाएगी। ये 4 वाली लाइन है, 1 2 3 4 देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ से आएगी और यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। 8 और 4, फिर उसके बाद कितना है 10 और 6। तो एक्स अक्ष में 10, ये 10 है, यहाँ से 10 ऊपर को जाएगा, तो एक्स अक्ष का 10 ऊपर को जाएगा इस तरीके से, एक्स अक्ष का 10 ऊपर को जाएगा, और वाई अक्ष से 6 इधर को तिरछे में आएगा। ये अभी जहाँ पर मिलते हैं वही पॉइंट तो हमारा पॉइंट हो जाता है। अब देखिए हमारे पास 5 के 5 पॉइंट बन गए, हमने 5 पॉइंट निकाले थे, और 5 के 5 पॉइंट हमारे निकल गए यहाँ पर भी। ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए, और इनको हम मिला देंगे। अब देखो अगर आप वर्क फोकस के साथ करेंगे, अच्छे ध्यान के लगा के करेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। x - y = 4 कहें या x = y + 4 कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो x + y = सॉरी
एक्स माइनस वाई इक्वल या एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 हम कह सकते हैं, या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं। तो इसको हम कह देंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए आंसर कौन सा पॉइंट होता है, देखिए आंसर वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों आपस में काटते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु इसको कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसको कहा जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब ये बिंदु का मान कितना है ये हमें देखना है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष में ये पॉइंट आ रहा है। देखो अगर हम इसको फाइनली समझें तो ये देखिए हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्स का पॉइंट आ रहा है। देखो इस तरीके से वाई एक्स आ रहा है, ये देखिए वाई एक्स आ रहा है। देखो वाई एक्स में कितना है 1 2 3, ठीक है, वाई एक्स में 3 आ गया, और एक्स एक्स में कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स एक्स में तो हमारा आ गया 7 और वाई एक्स में कितना आ गया 3 आ गया स्टूडेंट, आ गया ना आंसर। तो 7,3। तो इस तरीके से हमारा ये जो बिंदु निकला है ये हो गया हमारा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो अतः इससे हमारा जो आंसर निकला, अतः एक्स बराबर आ गया 3 और वाई बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, सॉरी गलत, हाँ एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू आ गया 7 और वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो अब एक्स और वाई थे क्या चीज़ भाई, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो लड़कियां हमने एक्स मानी थी तो हमारा एक्स 7 आया है। तो देखिए अतः लड़कियां बराबर कितनी थी, लड़कियां बराबर हो गई स्टूडेंट 7 और लड़के बराबर कितने हो गए, लड़के बराबर हो गए 3, ठीक है। और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जोड़ के 10 आ रहा है, आ गया स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाएंगे और क्लियर नीट एंड क्लीन वर्क अपनी कॉपी में करेंगे तो आप एक अच्छे स्कोरर बन सकते हैं हाई स्कूल बोर्ड में। अच्छी तैयारी करेंगे तो इसी तरीके से ग्राफिकल आपका आंसर ये निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटे छोटे अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ को -1 -2, ठीक है, नीचे को माइनस होते हैं -3, ऐसे -1 -2, ये वाई एक्स एक्स की माइनस होती है, ये वाई एक्स की माइनस होती है। तो इस तरीके से आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और पैमाना अगर हम इसकी बात करें तो पैमाना जब लिया जाएगा इसका पैमाना, तो एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैमाना रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ग्राफिकल मेथड आपकी क्लेरिफाई हो जाएगा। आप इसी आधार पर अन्य बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, आप जब इसके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और उन्हें भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, खुद भी मोटिवेट कीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो है जैसा आपको समझ में आया उसके हिसाब से अपने बढ़िया से कमेंट लिख के भेजिए। और ये इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो बहुत आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना लो। एक अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छे वर्क के साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, इसको तो आपने बनाने की मेथड भी पूरा ढंग से बनाते हुए मेथड से बनाना है, ऐसे ही तक क्रॉस लाइन मत खींच देना। देखो डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान देना है, चित्र बिल्कुल स्पष्ट बनना चाहिए और आपके नोट्स मुझे ऐसे ही दिखने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।